राधे राधे। दुआ नाराज़ थी क्योंकि शौर का उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देना उसे पसंद नहीं आया। सारे क्लासेस लेने के बाद दुआ शौर के ऑफिस के लिए चली गई। शौर से मिलकर इस बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए उसने रात होने का भी इंतज़ार नहीं किया और ऑफिस आ गई। लिफ्ट की तरफ जाते हुए दुआ का सामना सैम से भी हुआ, पर दुआ ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गई। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हुए देख रही थी सैम उसको। सैम ने दुआ को देखकर खुद से ही कहा, मैं देख लूँगी। दुआ का सारा ध्यान शौर्य पर था, इसलिए उसने उसको इग्नोर किया। फ्लोर पर पहुंचते ही दुआ गुस्से से बड़बड़ाते हुए शौर्य के कैबिन में बिना नॉक किए एंटर हुई। अंदर जाते ही दुआ को अपने सामने शौर्य दिखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड थे। उसकी काली भूरी आंखों में थकान नजर आ रही थी, मानो वो खुद से अंदर ही अंदर लड़ रहा हो। उसकी सांसें बढ़ी हुई थी। दुआ का ध्यान शौर्य के चेहरे पर था, इसलिए उसने आज पास की चीज़ों को नोटिस नहीं किया। आसपास की चीज़ें नहीं नोटिस की। आपने ये क्यों किया? आप हमें इतना एक्सपेंसिव बैग क्यों गिफ्ट कर रह सकते हैं? दुआ बोलते हुए शौर्य के पास गई। वो उसकी आंखों में देखकर उसे सुनाई जा रही थी। शौर्य ने एकदम आगे बढ़कर उसके ओर उसे बीच के फासले को कम किया। उसने अपना सर दुआ के कंधे पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य के अचानक उसके इस तरह गले लगाने से दुआ भी चौंक गई थी। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। दुआ ने शौर्य को संभालने के लिए उसकी पीठ हाथ रखा तो उसे गीला गीला फील हुआ। दुआ ने अपने उस हाथ की आंखों के सामने किया तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसका पूरा हाथ खून से भीगा हुआ था। कुछ देर पहले शौर्य पेपर वेट से खेल रहा था कि एक गोली उसके कैबिन की ग्लास वॉल को तोड़कर अंदर आई और सामने वाली वॉल पर हैंग हुई पेंटिंग पर जा लगी। गोली लगते ही पेंटिंग नीचे गिरकर टूट गई। शौर्य के होठों को हल्का सा तिरछा किया और एक मिस्टीरियस स्माइल दी। वो अपनी चेयर से उठा और पलटकर सामने देखा। सामने की बिल्डिंग की टेरेस पर खड़े कुछ मार्क्समैन उसके ऊपर निशाना साधे हुए थे। उन्हें देखकर शौर्य के होठों पर हंसी गायब हो गई। आंखों की चमक अब गुस्से में बदल गई थी। जैसे ही उन लोगों ने फायरिंग की, शौर्य ने अपने दोनों हाथ डेस्क के ऊपर रख पलटकर दूसरी तरफ आ गया। उसने अपनी कमर से गन निकाली और डेस्क के पीछे छुपे हुए ही रिटर्न फायरिंग करने लगा। शौर्य उन लोगों को देखते हुए समझ गया था ये उसके आदमी नहीं कोई और थे और अब उसे उनका सामना करना होगा। दूसरी ओर ये लोग संख्या में ज़्यादा थे। केबिन के दो दीवारें ग्लास वॉल की थी, तो उन्हें पूरी तरह से ही केबिन के अंदर का सब दिखाई दे रहा था। उन लोगों की गन पर साइलेंसर लगा था, तो गोलियों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। चुप चुप कर फायरिंग करते हुए शौर्य इरिटेट हो गया था। उसके गन की बुलेट्स की ख़त्म हो गई थी। शौर्य बचने के लिए उस सेल्फ की तरफ गया। हाँ, उसकी गन और बुलेट्स रखी थी। वहाँ तक पहुँचकर शौर्य ने अपने गन को लोड किया और सामने आकर एक एक को शूट किया। शौर्य के इस तरह बेबाक होकर उनके सामने आने से एक पल के लिए तो वो सारे ही हैरान थे। शौर्य ने जब देखा कि सारे शूटर्स मारे जा चुके हैं तो एक नज़र सामने देखकर पीछे मुड़ा। उसके पलटते ही एक शूटर जो छुपा हुआ था उसने शौर्य के ऊपर गोली चलाई। उसकी गन से निकली बुलेट शौर्य के बैक पर राइट शोल्डर पर जा लगी। जैसे ही उसे गोली लगी वो स्तब्ध रह गया। ठीक उसी टाइम दुआ केबिन का डोर ओपन कर अंदर आई। प्रेजेंट टाइम। अपने हाथ पर इतना सारा खून देखकर दुआ डर गई। जैसे ही उसने शौर्य के पीठ पर फिर से हाथ रखा, उसका हाथ शौर्य के जख्म पर गया। तभी वो समझने की कोशिश कर रही थी कि शौर्य को हुआ क्या है। तभी एक गोली वॉश पर जाकर लगी और वॉश टूट गया। वॉश के टूटने की आवाज़ से दुआ होश में आई। होश में आते ही उसने कैबिन का हाल देखा। कैबिन पूरी तरह से तहस नहस था। सारी चीज़ें टूटी हुई थी। उसने इधर उधर नज़र घुमाई, तभी दुआ की नज़र सामने गई। सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर से एक मार्क्समैन निशाने लगाए हुए था। शौर्य उसकी आंखें दुआ के गले लगाते ही बंद हो गई। आवाज़ सुनकर उसने भी अपनी आंखें खोली। दुआ की कमर को एक हाथ से पकड़कर घूमते हुए उसने उसी मार्क्समैन को अपने
दूसरे हाथ में पकड़ी गेंद गन से निशाना लगाते हुए गोली चला दी। शौर का निशाना इतना सटीक था, गोली सीधा उस फास्टमैन के फोरहेड पर जाकर लगी। शौर ने उसी आखिरी शूटर को भी मार दिया था, पर इसके साथ ही शौर्य भी पूरी तरह से दुआ के भाव में बेहोश हो गया। दुआ शौर्य को भारी शरीर संभाल नहीं पाई और उसके साथ ही नीचे गिर गई। उसने जैसे तैसे खुद को शौर्य के नीचे से निकाला और उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए शौर्य का नाम लेकर उसे जगाने की कोशिश करने लगी। शौर्य, प्लीज़ होश में आइए। सर, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखें में से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। सर प्लीज़, सर प्लीज़ आंखें खोलिए। उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो उस टाइम वो फील कर रही थी। दुआ ने कुछ सोचते हुए जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढा। फ़ोन ना मिलने पर उसने अपना बैग पूरा पलट दिया। उसके बैग में रखी सारी चीज़ें बाहर निकल आईं। दुआ ने अपना फ़ोन लिया और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही दुआ ने जल्दी से कहा, राज सर, सर आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए ऑफिस में। वो शौर्य सर। दुआ को पहले से ही रो रही थी, उतने आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। दुआ का रोना और उसका इस तरह शौर्य के बारे में बात करते हुए चुप हो जाना राज को समझने में देर नहीं लगी और वह वहाँ हुआ क्या है। राज पायल को घर ड्रॉप करने के बाद ऑफिस ही आ रहा था। दुआ की बात सुनकर राज ने स्पीड बढ़ाते हुए कहा, दुआ, शौर्य का ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ। दुआ अब हिचकियाँ लेकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसने अपना दुपट्टा निकालकर शौर्य के इंजन पर रख दिया जहाँ से खून बह रहा था। दुआ जो अब तक हवा से रो रही थी, उसकी नज़र शौर्य के हाथ पर गई। उसकी उंगलियां हिल रही थी, जो इस बात का सबूत था कि शौर्य अभी भी होश में है। ये देखकर दुआ ने शौर्य का चेहरा थपथपाया। शौर्य, प्लीज़ आंखें खोलिए ना। आप जानना चाहते थे कि ना हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम आज वो बताने चाहते हैं। शौर्य प्लीज़, प्लीज़ शौर्य आंखें खोलिए। हमें बताना है कि हम आपसे मोहब्बत हो गई है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। हम नहीं रह सकते आपके बिना। शौर्य, शौर्य प्लीज़ उठिए ना, प्लीज़। उसके आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीगा हुआ था। उसकी गोरी रंगत लाल हो गई थी। राज और अनमय दोनों एक साथ ही वहाँ पहुँचे। शौर्य की ऐसी हालत देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। राज को कार विला की तरफ ले जाते देखकर अनमय ने कहा, घर नहीं, हॉस्पिटल चल। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? शौर्य की ऐसी हालत और तू उसकी जान को और खतरे में डालना चाहता है? राज ने गुस्से से कहा। हम दोनों होंगे वहाँ पर, उसे कुछ नहीं होगा, तू हॉस्पिटल चल। अनमय के बोलते ही राज उसे घूर कर देखने लगा। अनमय ने अपनी बात को जोर देते हुए फिर से कहा, प्लीज़ राज, जैसा बोल रहा हूँ कर वो, प्लीज़ हॉस्पिटल चल। दुआ जो शौर्य का सिर अपनी गोद में रखकर कार में बैठी सीट पर बैठे थी, दोनों को फ्यूज कर देख रही थी, दोनों को कंफ्यूज देख रही थी। आप दोनों प्लीज़ शांत हो जाइए और जल्दी हॉस्पिटल चलिए। शौर्य सर की कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। राज ने अनमय की बात मानते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। वो लोग कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही शौर्य का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जहां एक तरफ शौर्य का ऑपरेशन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राज हॉस्पिटल के एक रूम में अनमय पर गुस्सा कर रहा था। राज को शांत करते हुए अनमय ने कहा, पहली पूरी बात सुन, फिर गुस्सा करना। तेरे जाने के बाद शौर्य ने मुझसे अपना प्लान डिस्कस किया। चूहों को बिल से निकालने के लिए उसने अपने ऊपर फेक अटैक का प्लान बनाया था, जिसे आज हम एग्जीक्यूट करने वाले थे। पर हमारे प्लान के एग्जीक्यूट होने से पहले ही उस पर रियल में अटैक हो गया और नकली की जगह असली शूटर्स आ गए। अनमय अपनी बात खत्म कर शांत हुआ। तुम दोनों ने मुझे इस प्लान में शामिल क्यों नहीं किया? राज ने पूछा। क्योंकि तू कभी इस प्लान के लिए कभी हाँ नहीं करता। अनमय ने फिर से उसी टोन में कहा। शौर्य को हॉस्पिटल लाने के पीछे की वजह राज ने फिर से सवाल किया। मीडिया के जरिए उन तक ये खबर पहुंचाने के लिए कि एसएसआर इंजर्ड है, ताकि वो लोग अपने बिल से बाहर आकर
मान सकें, कि हमें पता चल सके कि वो लोग हैं कौन। दोनों बातें करके बाहर आ तो देखा दुआ अभी भी वैसे ही ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी थी। राज ने अपना कोट निकाल दुआ को देते हुए कहा, इसे पहन लो। राज की बातें सुनकर दुआ को ध्यान आया कि वो कब से बिना दुपट्टे की ऐसे खड़ी है। उसने जल्दी से राज के हाथ से कोट लेकर पहन लिया। दुआ, तुम घर जाओ, राज ने कहा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे जब तक वो यहाँ है, दुआ ने साफ इनकार करते हुए कहा। दुआ, राज सही बोल रहा है, तुम घर जाओ यहाँ से, शौर्य के साथ। अनमय ने भी दुआ को समझाते हुए कहा। हम हैं शौर्य के साथ, अनमय ने दुआ को समझाते हुए कहा। हमने कहा ना, हम नहीं जाएंगे जब तक वो यहाँ है, हम रहेंगे, हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, दुआ ने आंखें बड़ी कर गुस्से से कहा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। दुआ की बातें सुनकर राज और अनमय ने एक दूसरे को देखा और कहा, देखो दुआ, शौर्य को ऑपरेशन होते ही हम उसे घर ले आएंगे, तुम घर जाओ, थोड़ी देर ये यहाँ मीडिया आ जाएगी। क्या तुम चाहती हो शौर्य और तुम्हारे रिश्ते इस तरह से सबके सामने आए? पर हम नहीं छोड़कर कैसे जाएं? दुआ, हमारी बात मानो और घर जाओ, कुछ घंटों की बात है, हम दोनों भी शौर्य को लेकर आएंगे। राज ने दुआ की बातचीत में ही काटते हुए एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा। दुआ ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अनमय दुआ को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया और उसने ड्राइवर को दुआ को घर छोड़ने के लिए कहा। दुआ राज और अनमय की बात मानकर घर चली गई थी। शौर्य के ख्यालों में खोई हुई दुआ बेसोच सी चले जा रही थी। पायल स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। जैसे ही पायल की नज़र दुआ पर गई, उसके खून में सने कपड़े देखकर पायल जल्दी से उसके पास आई। दुआ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे कपड़ों पे ये खून किसका है? तुम ठीक हो तो हो ना? पायल ने घबराते हुए पूछा, पर दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। पायल ने दुआ को वहीं पड़े सोफे पर बैठाया। दुआ, प्लीज़ बताओ, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? भाई कहाँ है? पायल ने इधर उधर देखा और कहा, भाई। वर्ड सुनकर दुआ अपने सेंस में आई। वो हॉस्पिटल में है, कांपते होठों से दुआ ने कहा। दुआ की बातें सुनकर पायल ने चौंकते हुआ, क्या भाई हॉस्पिटल में? क्या हुआ भाई को? वो ठीक तो है ना? उन्हें गोली लगी है, बोलते दुआ ने सारी बातें पायल को बता दी। पायल अपना फ़ोन निकालकर राज को कॉल करने लगी। राज का कॉल रिसीव करते ही पायल ने जल्दी से कहा, भाई कैसे हैं? वो किस हॉस्पिटल में है? मुझे एड्रेस दो, मैं आ रही हूँ। लिसन पायल, वो ठीक है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे लेकर घर आ रहे हैं, तुम अपना और दुआ का ध्यान रखो। राज ने अपनी बात कहकर बिना पायल की बात सुने कॉल कट कर दिया। पायल के चेहरे पर तनाव राज की बात सुनकर कुछ कम हुआ। उसने दुआ को देखा जो अभी भी ऐसे ही बैठी थी। पायल दुआ के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, दुआ, भाई घर आ रहे हैं, तुम फ्रेश हो जाओ जाकर। पायल की बात सुनकर उसने झुकी पलकों से उठकर उसे देखा। पायल ने हाँ में सिर हिलाया। दुआ उठकर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ, सर जी, आपने शौर्य को मारने के लिए शार्प शूटर्स भेजे थे। उसे पता चल गया था आपके शूटर्स ने शौर्य को घायल कर दिया है, पर शौर्य ने उनके सभी शूटर्स को मार डाला है, उसने अपने सामने खड़े आदमी से कहा। तुम क्या मुझे यहाँ उसके बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए आए हो? उस आदमी ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा। नहीं सर जी, पता करो किस हॉस्पिटल में एडमिट है वो, और इस बार पहले से ज़्यादा आदमी भेजना। उस आदमी ने उसी गुस्से की और नफरत से कहा। उसके सामने खड़े शख्स ने ओके कहा और चला गया। तेरी किस्मत तुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है शौर्य, हर बार तू किसी न किसी वजह से बच ही जाता है। जहाँ तक एक तरफ सर जी अपने आदमियों को एक बार फिर शौर्य को मारने के लिए भेज दिया था, तो वहीं अथर्व शौर्य को गोली लगने की खबर सुनकर स्माइल करते हुए खुद से बोला, शौर्य, तुझे मारकर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? तूने तो पहले से ही अपने इतने दुश्मन पाल रखे हैं जो तेरी जान लेने के लिए तड़प रहे हैं। बोलते हुए अथर्व हंसने लगा। विला में दुआ शावर लेकर बाहर आई।
उसके बाल गीले थे जिससे अभी भी पानी टपक रहा था। वो कपड़े चेंज कर रूम से निकलती तो उसे हॉल में अनमय को कॉल पर बात करते देखा। अनमय को देखकर दुआ समझ गई कि शौर्य घर आ गया है। दुआ जल्दी से शौर्य के कमरे के पास गई। राज शौर्य के रूम से निकल ही रहा था, तभी सामने दुआ के देखकर रुक गया। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? दुआ ने जल्दी से कहा। राज दुआ के चेहरे पर तनाव और उसकी घबराहट को समझ रहा था। उसने हम कहा। दुआ अंदर जाने लगी, तभी पायल रूम से बाहर आई। उसके आंखों में आंसू थे। पायल ने एक नज़र दुआ और राज को देखा और अपने रूम में चली गई। तुम जाओ, राज ने कहा तो दुआ अंदर चली गई। दुआ के अंदर जाते ही राज पायल के पीछे चला गया। दुआ अंदर गई तो शौर्य उसके सामने बेड पर पेट के बल लेटा था। उसके चेहरे पर दुआ की ओर ही था। शौर्य की पीठ पर जहाँ पर गोली लगी थी उस पर ड्रेसिंग हो रखी थी। दुआ शौर्य को देखते हुए धीरे धीरे उसके पास गई। बेड के पास ही नीचे बैठकर दुआ ने धीरे से अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रख उसे सहलाया। दुआ की नज़र उसके चेहरे से हटकर शौर्य की पीठ पर गई जहाँ उसे गोली लगी थी। तभी उसने शौर्य के जिस्म पर लगे जख्मों को देखा जो बहुत पुराने थे। शौर्य की पूरी पीठ ऐसे ही निशानों से ढकी थी। दुआ की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था शौर्य को ये निशान कब और कैसे मिले। दुआ उठी और शौर्य को एक नज़र देखकर बाहर चली गई। राज पायल के पीछे उसके रूम में आ गया। उसने पीछे से पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगा पायल, उसे कुछ नहीं होगा। पायल पीछे मुड़ते हुए राज के गले से लगकर रोने लगी। पायल का अचानक इस तरह उसे गले लगाना राज को भी शॉक्ड कर गया था। राज ने धीरे से पायल के सर पर हाथ रखते हुए उसके सर को सहलाया। वो अभी पायल को अपने सीने से लगाए खड़ा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। आवाज़ सुनकर पायल एकदम राज से दूर हुई और नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, राज ने पायल को देखते हुए कहा। वो कॉल रिसीव करते हुए बाहर आ गया और बात करने लगा। जैसे ही राज ने कॉल कट कर सामने देखा तो उसके सामने दुआ खड़ी थी। राज कुछ कहते हुए उससे पहले ही दुआ ने सवाल किया, उनके शरीर पर इतने जख्मों के निशान? दुआ के ये सवाल राज की सोच में डाल दिया। दुआ, हम इस बारे में बात कभी और करेंगे, राज ने थोड़ा रुककर सोचते हुए कहा। नहीं सर, हम अभी बात करेंगे, हमें जानना है उन्हें इतनी दर्द देने वाला कौन है। दुआ की आंखें भर आई थी, उसकी आवाज़ रुआसी हो गई थी। राज दुआ के चेहरे पर दर्द साफ साफ देख पा रहा था। राज ने फिर से दुआ को समझाते हुए कहा, दुआ, वो शौर्य का अतीत है और तुम उसका आज। उसे अतीत में मत झांको दुआ, बहुत दर्द है उसके अतीत में। राज की बातों पर दुआ उसे जवाब देते हुए भर्राए गले से कहा, हम उनके दर्द की भीतर हम उनके दर्द को बांटना चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताइए, उन्हें इतने जख्म किसने दिए? उन्हें इतने दर्द क्यों मिले हैं? राज की नज़र दुआ के चेहरे पर थी। वो दुआ को प्यार की गहराई को देख पा रहा था। दुआ कितनी शिद्दत से शौर्य को चाहने लगी थी। दुआ के चेहरे पर शौर्य का दर्द दिख रहा था। राज ने उसकी हालत देखकर कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। जब शौर्य में आ जाएगा तो तुम खुद ही उससे पूछ लेना। बोलते हुए राज थोड़ा रुका, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, वो जख्म शौर्य को जेल में मिले थे। राज का इतना कहना ही था कि दुआ ने चौंकते हुए कहा, क्या? हाँ दुआ, शौर्य को 8 साल की उम्र में कैद हुई थी। वो जेल में हमारे साथ 6 साल तक था। आपके साथ मतलब आप सब? दुआ फिर से हैरानी से पूछा। हाँ दुआ, हम सब में शौर्य, अनमय, अभय, विशाल, हम सब जेल में मिले थे और तब से हम साथ हैं। शौर्य को रोज़ वहाँ टॉर्चर किया जाता था। उसके जख्म सही से भर भी नहीं पाते थे कि उसके शरीर पर नए जख्म बनाए जाते थे। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ गया। राज को बीच में रोकते हुए दुआ ने पूछा, पर उन्हें जेल क्यों हुई थी? ये सवाल तुम शौर्य से ही पूछना, राज ने कहा और चला गया।
राज जानता था कि अगर वो वहाँ रुकेगा तो दुआ उस पर सवाल से सवाल पूछेगी। दुआ राज की बातें सुनकर शॉक थी। वो उन्हीं बातों के बारे में सोचने लगी। एक बार फिर शौर के रूम में आ गई। सीधे कदमों से दुआ एक बार फिर शौर के करीब गई। उन निशानों को देखकर हाथ बढ़ाकर धीरे से छुआ। उसके पीठ पर अपना चेहरा रखकर एक हाथ से शौर के सर को सहलाने लगी। उस वक्त कितना दर्द होगा, आपको कितनी तकलीफ में रहे होंगे आप। दुआ ने शौर के सर को सहलाते हुए मन ही मन खुद से कहा। धीरे धीरे उसकी भी आंखें बंद हो गईं। आज का दिन बहुत बड़ा था और रात भी। अनमे को अर्जेंटली इतनी रात में कहीं जाना पड़ा था। वो शौर्य को घर लाने के बाद निकल गया था। वापस आते हुए अनमे को बहुत देर हो गई थी। अनमे ने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। सड़कें खाली सुनसान थीं। अनमे जिसका सारा ध्यान ड्राइविंग पर था, उसकी कार की हेडलाइट रात के अंधेरे में चीरते हुए अपनी रोशनी बिखेर रही थी। अनमे की कार की हेडलाइट की रोशनी ने बस स्टैंड पर बैठी एक लड़की को परेशान किया। उस लड़की ने तेज रोशनी से बचने के लिए अपने चेहरे पे हाथ ढक लिया। अनमे का ध्यान उस लड़की पर गया। वो भी हैरान था। एक लड़की इतनी रात में अकेले बस स्टैंड पर क्या कर रही है? उसने गाड़ी की मेन हेडलाइट की जो लड़की को परेशान कर रही थी रोशनी हल्की होती करी और रोशनी हल्की होते लड़की ने अपने चेहरे से हाथ हटाया। अनमे उसका चेहरा देखकर शॉक हो गया। उसके होठों ने धीरे से एक ही नाम लिया, आयशा। अनमे ने पहले ही कार की स्पीड स्लो कर ली थी। आयशा को देखकर उसने ब्रेक लगाया और कार से निकलकर बाहर आया। आयशा ने अपने सामने खड़े अनमे को देखा और अपने पलकें झुका ली। तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? अनमे ने पूछा, पर आयशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनमे ने देखा साइड में एक बड़ा सूटकेस भी रखा था, जिसे देखकर अनमे ने सोचते हुए कहा, क्या ये घर छोड़ कर आई है? अनमे ने अभी कुछ भी पूछा ठीक नहीं समझा और उसका सूटकेस लेते हुए कहा, चलो। आयशा ने फिर से पलकें उठाकर अनमे को देखा और पलकें झुकाते हुए कहा, तुम जाओ। तुम यहाँ अकेले छोड़कर मैं चला जाऊँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनमे ने थोड़ा गुस्से से कहा। हाँ, हो गया है, अब जाओ यहाँ से, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। आयशा ने भी गुस्से से कहा। तुम चल रही हो मेरे साथ या तुम्हें उठाकर ले जाऊँ? अनमे ने धमकी देते हुए कहा। डोंट यू डेयर, आयशा ने उंगली दिखाते हुए कहा। डेयर? वो तो बहुत है, कहो तो अभी प्रूफ कर दूँ? अनमे बलते हुए आयशा के करीब आ गया। आयशा ने अनमे की आंखों में देखा जो उसे नजरें मिलाए खड़ा था। आयशा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। आयशा को उसकी बात मानने देखकर वो धीरे से मुस्कुराया और उसका सूटकेस बैक सीट पर रख खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आयशा अनमे के बगल खामोशी से बैठी थी। अनमे ड्राइव करते हुए एक नज़र बीच बीच में आयशा को देख रहा था। अभी वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे भी नहीं थे कि तभी उनकी हम सफ़र ने उनका साथ छोड़ दिया और बीच रास्ते में ही खराब हो गई। अनमे ने फ्रस्ट्रेशन में स्टीयरिंग पर अपना हाथ जोड़ के मारते हुए कहा, शिट, इसे भी अभी खराब होना था। आयशा ने अनमे को देखा जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, सही जगह खराब हुई है, आयशा ने सामने इशारे करते हुए कहा। अनमे ने सामने देखा तो उनसे कुछ दूरी पर एक गैराज था जिस पर बोर्ड उन्हें दिख रहा था। पर ये क्या गैराज बंद कर तो वो लोग जा रहे थे। पर ये लोग गैराज बंद करके जा रहे थे। अनमे ये देखकर जल्दी से कार से निकला और आवाज़ देकर उन्हें रोकते हुए उनके पास जाने लगा। अनमे की आवाज़ सुनकर वो लोग रुक गए। अनमे के साथ 2 आदमी आए और कार को धक्का देकर गैराज तक ले गए। आयशा कार में ही बैठी थी। अब अनमे उनके साथ कार को धक्के मार रहा था तो उसका चेहरा देखकर आयशा को हंसी आ रही थी। वो खुलकर हंस नहीं सकती थी, इसलिए मन मुस्कुरा रही थी। गैराज के अंदर वो दोनों आदमी कार को ठीक करने में लग गए थे। आयशा एक तरफ कार से ही टेक लगाकर दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। अनमे कुछ दूरी पर आयशा के ही सामने एक पिलर से टिक कर हाथ बांधकर खड़ा था।
उसकी नज़रें आयशा को देख रही थीं। आयशा वो शून्य में देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे जरा सी भी भनक नहीं थी। दो आंखें उसे ही देख रही हैं। वो दोनों आदमी जो गाड़ी ठीक करने में लगे हुए थे, उनमें से एक ने दूसरे से कहा, यार चाय ले आओ, बिना चाय पिए काम नहीं होगा मुझसे। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी उठकर चाय बनाने चला गया। चाय बनाते हुए उसने पास ही रखे एफएम रेडियो को ऑन कर दिया, जिसमें एक बहुत खूबसूरत और लिविंग सॉन्ग आ रहा था। छाया है जो दिल पे, क्या नशा है, ऐसे लग रहा है प्यार हो रहा है। हो छाया है जो दिल पे, क्या नशा है, ऐसे लग रहा है प्यार हो रहा है। अनवर जो पहले से ही आयशा को देख रहा था, सॉन्ग सुनकर मुस्कुराने लगा। सॉन्ग की आवाज़ पायल के दोनों कानों में भी गई। उसने अपनी झुकी पलकों से उठकर देखा तो उसकी आंखें अनवर, इसमें यहाँ पायल लिख दिया, इट शुड बी आयशा। सॉन्ग की आवाज़ आयशा के कानों पे भी गई। उसने अपनी झुकी पलकों को उठाकर देखा तो उसकी आंखें अनवर की आंखों से जा मिली। दोनों की नज़रें मिलते ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अपनी पलकों में मुझको छुपाया है, एक चेहरे ने मेरा चैन चुराया है। अनवर आयशा की आंखों में देखते हुए उसके करीब आने लगा। पीछे गाना चल रहा था। अनवर को करीब आते देखकर आयशा ने अपनी पलकें झुका ली। आयशा ने करीब आकर उसकी आंखें देखते हुए अब उसके अपने होठ हिलाए। दिल में जो छुपी है एक दिलरुबा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मज़ा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। अनवर ने आयशा के हाथों को अपने हाथों में भरते हुए उसके ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को चूमने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। अनवर ने पलट कर देखा तो वो आदमी उसे चाय दे रहा था। उसने देखा वो अभी भी वहीं खड़ा है और आयशा उससे काफ़ी दूर है। आयशा ने सॉन्ग सुनते ही उसे चोर नज़रों से अनवर को चाय पीते हुए देख रही थी। अनवर ने चाय की सिप लेते हुए एक नज़र फिर आयशा को देखा। नज़रें मिलते ही आयशा ने इस बार अपनी नज़रें फेर ली और पलटकर दूसरी तरफ देखती रही और उधर गाना चलता रहा। आयशा गाड़ी का डोर ओपन कर गाड़ी में बैठ गई। अनवर उसका चेहरा गाड़ी में साइड व्यू मिरर से देख रहा, स्माइल करने लगा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। कार ठीक हुई तो अनवर भी पेमेंट कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। जब उसने आयशा की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा एक तरफ झुका था। आयशा ने ऊपर झुकते हुए अनवर ने सीट बेल्ट निकाली। वो उसके चेहरे से इतने करीब था कि आयशा की गर्म सांसें उसके होठों पर पड़ रही थीं। एक पल के लिए उसकी नज़र भी उन गर्म गुलाबी होठों पर ठहरी। उसे अपना गला सूखता महसूस हुआ। उसका मन किया कि 1 इंच की दूरी को मिटका कर उसके होठों को छू ले, पर अगले ही पल अनवर ने अपनी भावनाओं को अपने अंदर समेट उसके ऊपर से हट गया। अनवर अपनी जगह सही से बैठते हुए ड्राइविंग करने लगा। अनवर आयशा को अपने फ्लैट में ले गया, जहां वो कभी कभार जाता था। आयशा अभी भी गहरी नींद में सोई थी। उसे इतने सुकून में सोते देखकर अनवर उसे जगाना नहीं चाहता था। वो आयशा को अपनी बाहों में उठाए अंदर चला गया। अनवर को लगा इस टाइम लिफ्ट में कोई नहीं होगा, तो उसने स्टेयर से ना जाकर अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट ली। अनवर जैसे ही लिफ्ट में एंटर हुआ, एक लड़की लिफ्ट में पहले से ही थी। जब उस लड़की ने अनवर को बाहों में लड़की देखी तो वो उसे आंखें बड़ी किए देखते ही रह गई। कितना केयरिंग है, गर्लफ्रेंड सो रही है और खुद उसे उठाकर ले जा रहा है, जगाया भी नहीं। उस लड़की ने मन ही मन खुद से कहा। साथ ही उसे आयशा से जलन भी होने लगी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। आयशा, जिसका चेहरा अनवर के सीने में छुपा था, उसका एक हाथ हवा में लटका झूल रहा था। अनवर ने अपने बगल खड़ी लड़की को ऐसे नज़र देखा तक नहीं, और यही बात उस लड़की को गुस्सा दिला रही थी। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों है जो उसने नहीं, कम से कम वो उसे एक नज़र देख तो सकता था न। लिफ्ट ओपन हुई और अनवर बाहर गया। अनवर साथ वो लड़की भी बाहर आई। अनवर सीधा अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया।
पर उस लड़की का पूरा ध्यान अनमे पर था। जब अनमे अपने फ्लैट में चला गया तो उस लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, इतना हैंडसम लड़का मेरे ही फ्लोर पर मेरी ही बराबर में रहता है और मुझे अभी तक पता नहीं। अनमे आयशा को बेडरूम में ले गया। उसे बेड पर लेटाकर उसे देखते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, कुंभकर्ण की बहन है क्या ये? इतने यहाँ तक लाने में मेरी हालत खराब हो गई और इसने एक बार अपनी आंखें तक नहीं खोली। अनमे काउच पर बैठ गया और बोतल लेकर पानी पीने लगा। उसने सोई हुई आयशा को देखा जो घोड़े, हाथी, बिल्ली, चूहा और पता नहीं क्या क्या बेच के सो रही थी। उसे देखते हुए अनमे ने कहा, इसे अकेला छोड़कर कैसे जाऊंगा? बोलते हुए अनमे सोचने लगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और राज को कॉल कर दिया। मैं कल आऊँगा, आज मैं यहीं अपने फ्लैट पर रुकूंगा। अनमे की कॉल कटकर अपना सर ऊपर कर अपनी आंखें बंद कर ली। अभी उसे आंखें बंद किए कुछ सेकंड ही हुआ था कि उसका फ़ोन फिर से रिंग हुआ। अनमे ने देखा कॉल उसी के आदमी का था। उसने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, सर हमें वो दोनों मिल गए हैं। ये दोनों शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर अनमे ने कहा, ठीक है तुम दोनों ही फार्म हाउस ले जाओ और नज़र रखो उन पर, वो भागने नहीं चाहिए। ओके सर, आदमी ने कहा। अनमे ने कॉल कट कर खुद से कहा, तिवारी और पौंडे तो कल पता चल जाएगा तुम दोनों किसके लिए काम करते हो। अनमे बोलते हुए उठा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर पलटकर उसने तिरछी नजरों से आयशा को देखा और बाहर चला गया। दूसरे रूम में आकर अनमे ने शॉवर लिया और शॉवर लेकर वो उसी रूम में सो गया। अगली सुबह शौर्य ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसे फील हुआ उसके पीठ पर कुछ रखा हुआ था। शौर्य ने अर्ध खुली आंखों यानी आधी खुली आंखों से को पूरा खोला और तिरछी नज़रों से दुआ को देखा। हालांकि दुआ का चेहरा शौर्य को नहीं दिखा क्योंकि उसका चेहरा उसकी पीठ पर था और शौर्य कपड़ों से ही समझ गया कि वो दुआ ही है। शौर्य के माथे पर सलवटें आ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या पूरी रात दुआ ऐसे ही सोती रही? शौर्य के होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई। दुआ उसकी फिक्र करती है, उसकी परवाह करती है। ये बातें ही शौर्य को खुश करने के लिए काफ़ी थी। शौर्य एकदम से पलट गया। उसके पलटते ही दुआ का सर उसकी पीठ से उसके सीने पर आ गया। शौर्य के ऐसे हिलने से दुआ की भी आंखें खुल गई। उसने आंखें खोली, शौर्य का चेहरा देखा जो उसी को ही देख रहा था। उसने होश आ गया था उसको। दुआ ने उठते ही कहा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ भारी उसकी कमर पर है। शौर्य ने अपने दोनों हाथ दुआ की कमर पर लपेट दिए थे। मैं ठीक हूँ और तुम पूरी रात ऐसे क्यों सो रही थी? तुम्हें ठंड लग जाती तो? शौर्य ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा जहाँ अभी भी परेशानी के भाव थे। हम कैसे जा सकते थे आपको छोड़कर? बोलते हुए दुआ शौर्य से खुद को छुड़ाने लगी। मत करो कोशिश, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पर क्यों, हमने क्या किया है? दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझसे प्यार किया है तुमने। ये आपसे किसने कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं? तुमने। कल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। शौर्य की बात सुनकर दुआ शॉक्ड रह गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि शौर्य उसकी बातें सुन रहा है। दुआ अपनी नज़र चुराने लगी। उसने पलकें झुकाते हुए कहा, सर प्लीज़ छोड़िए हमें। दुआ के गले पर शर्म की लाली छाई हुई थी। शौर्य ने उसे ब्लश करते देखा और कहा, तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? दुआ ने धीरे से कहा। ठीक है तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जैसे ईश्वर ने ये कहा, दुआ ने पलकें उठाकर उसे हैरानी से देखा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? दुआ ने जैसे ही ये कहा, शौर्य ने उसे बेड पर ले लिया और उसे पलट कर उसके ऊपर आ गया। उसके होठों को देखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं इन होठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन होठों पर सिर्फ मेरा नाम रहे। जब दुआ ने कुछ नहीं कहा तो शौर्य उसके करीब जाने लगा। वो उसके होठों को देखकर अपनी आंखें बंद कर झुकने लगा। तभी दुआ ने अपनी आंखें भींचकर जल्दी से कहा, शौर्य प्लीज़ नहीं। दुआ के मुंह से अपना नाम सुनकर शौर्य के होठों पर स्माइल आ गई। उसने आंखें खोलकर दुआ को देखा जो आंखें भींचे हुए थी।
सिली गर्ल, कितनी इनोसेंट हो तुम। मुझसे इतना प्यार तुम्हें कब हो गया? शौर्य की बात सुनकर दुआ ने धीरे आंखें खोलते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमें जाने दीजिए प्लीज़। नो, तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से हिल भी नहीं सकती, शौर्य ने कहा। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।